दुनिया में लोगों के बहुत से राज हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही राज के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूर्णिमा की एक रात। वो पूर्णिमा की एक रात थी, एक ऐसी मनहूस रात जब बुरी ताकतों का साया इंसान के वजूद पर हावी होने लगता है। जब परछाइयों से निकलकर बुरी आत्माएं इंसानों का पीछा करने लगती हैं। जब नर्क के दरवाजे खुलने लगते हैं, धीरे 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 धीरे, और वो दोबारा इन इंसानों की दुनिया में चलने लगती हैं। वो यानी डायन। ऐसी ही एक रात में अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर रामपुर शहर के रास्ते में 3 दोस्त चले जा रहे थे, खामोश रास्ते पर। 16 साल का राजू टूर्नामेंट खेलने बहराइच गया हुआ था। कंधे पर क्रिकेट किट लटकाए अपने दोस्तों रवि और पिंकू के साथ वह घर लौट रहा था। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते सब थक कर चूर हो गए थे। शायद इसीलिए पिंकू अपने दोस्तों को गांव के भूतिया किस्से सुना रहा था। राजू और रवि उसे कई बार चुप होने के लिए कह चुके थे, लेकिन उसकी बकबक जारी थी। और पता है, उस डायन के हाथ ऐसे निकलते हैं जैसे बिल से सांप निकलता है। चुप करना यार। रवि ने उसे फिर रोका। अभी गांव पहुंचने में 1 घंटा बाकी था, इसीलिए सभी ने जंगल के रास्ते होने का निर्णय लिया। सभी ने सोचा क्यों न शॉर्टकट लिया जाए। कुछ दूर निकलने पर उनको जंगल के बीचों बीच एक पुराना घर दिखाई दिया। तीनों दोस्त रुक गए और रात के अंधेरे में उस घर को देखने लगे। कहते हैं इस घर में एक चुड़ैल रहती है, पिंकू फिर बोला। और आज तो वैसे भी पूर्णिमा की रात है। पूर्णिमा की रात? रवि उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन इस बार वो खुद गौर से सुनने लगा। इस रात क्या होता है? इस रात मेरी दादी कहती हैं इस रात पहाड़ी इलाकों में भटकने वाली डायनें ताकतवर हो जाती हैं। लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। हमारे यहाँ तो दरवाजों के आगे झाड़ियाँ रख दी जाती हैं ताकि डायनें अंदर ना घुस जाएं। लेकिन वो भी घर के दरवाजों को तब तक खटखटाती हैं कि कहीं कोई गलती से दरवाज़ा खोल दे और वो अंदर घुस जाएं। पिंकू ने इतना ही कहा था, तभी राजू क्रिकेट किट उतार कर बोला, अरे डायन है या फिर सेल्स गर्ल्स? दरवाज़ा खटखटा कर देखिए। ये देखिए, हमारी कंपनी ने नया साबुन मार्केट में लॉन्च किया है, और हाँ, पूर्णिमा की रात का विशेष ऑफर है, ले लीजिए। राजू की बात सुनकर रवि की हंसी छूट गई। पिंकू को हल्का गुस्सा आ गया। वो उस पुराने घर की ओर इशारा करके बोला, अच्छा बड़ा मज़ा आ रहा है। ये जो घर देख रहे हो ना, इसमें एक बार जाओगे तो पता चलेगा। ये जो मस्करी कर रहे हो ना, ये सब निकल जाएगी। राजू और रवि उस घर को गौर से देखने लगे। वो वाकई डरावना था। पुराने खंडहर जैसा मकान, जिसकी दीवारें काई से भरी हुई थी और दरारों में जंगली पौधे उगाए थे। अरे ये डायन वाइन कुछ नहीं होती। इस पिंकू की तो आदत है मनगढ़ंत कहानियां सुनाने की। कहते हुए राजू और आगे बढ़ा तो रवि भी साथ चलने लगा।
पिंकू वहीं खड़ा रह गया था। उसने पीछे से आवाज लगाई, शर्त लगाओगे? रवि और राजू रुक गए। मैं यहाँ किसी से भी पूछवा सकता हूँ, यहाँ लोकल लोग बता देंगे। अरे अरे क्या तू भी? राजू पिंकू की तरफ आते हुए बोला। उसमें क्या करना है, मैं अंदर जाके आता हूँ, वापस आया तो तू मुझे 500 रुपये देगा। इसे कहते हैं शर्त। बोल, लगाएगा? इससे पहले वो हाँ बोलती, राजू खंडहर जैसे मकान की तरफ चल पड़ा। उसके दोस्त रोकते रहे पर वो नहीं माना। राजू उस पुराने मकान के सामने जा पहुंचा। उस खंडहर की दीवारें कई 100 साल पुरानी थीं। झोपड़ी नुमा छत पर लकड़ी का काम था। उस घर के दरवाजे शायद सालों से नहीं खुले थे। राजू ने उस पुराने दरवाजे को धक्का दिया। एक आवाज के साथ दरवाजा खुला। वो एक बड़े से धुंधले से कमरे में दाखिल हुआ। वो एक पुराना कमरा था जिसके फर्श पर सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। टार्च की रोशनी में उसने देखा कि चमगादड़ इधर उधर घूम रहे थे। राजू सहमते हुए उस डरावने मंजर को देख रहा था। अचानक उसे लगा कि एक बर्फ से भी ठंडा हाथ उसके बदन को खरोच रहा है। आहिस्ता 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 वो डर से पीछे मुड़ा। वो चिल्लाया, कौन है? कौन है वहाँ? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राजू ने गहरी सांस ली। वो कुछ कदम वो आगे ही बढ़ा था कि पीछे से घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अपने पैरों को बढ़ाते हुए जैसे ही दरवाजे की ओर भागने लगा, उसका पैर वहीं कहीं फंस गया और वो जमीन पर गिर पड़ा धड़ाम से। बाहर जाने का दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी सांसें अटक गई थीं। टार्च की रोशनी में राजू ने देखा कि दीवार पर एक परछाई उभर रही थी। राजू की चीख निकल गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे एहसास होने लगा कि वो वहाँ अकेला नहीं था। उस घर में और कोई भी था। राजू, राजू। अचानक उसे अपने कानों के पास, बहुत पास, एक गर्म सांस महसूस हुई। राजू का शरीर थरथराने लगा। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी चीख जैसे उसके गले में ही धंस गई हो। उसकी आवाज़ उसके गले में ही फंस गई थी। वो जैसे तैसे जमीन से उठा और टार्च की ओर लपका। उसने टार्च से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। तभी राजू की नज़र एक पेड़ पर पड़ी जो एकदम से सूखी हुई और मुरझाई हुई थी, लेकिन उस पर लटकते हुए सेब
बहुत ही ताजे और लाल दिख रहे थे। उस पेड़ पर 2 उल्लू भी बैठे हुए थे। राजू की घबराहट बढ़ती जा रही थी। ये वो कहाँ आ गया था? बेकार में ही उसने ये शर्त उठाई, बेकार में ही उसने ये शर्त ली अपने दोस्तों से। तभी उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी। वो आहट उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। राजू के पूरे बदन में डर फैल गया। एक बूढ़ी सी औरत लकड़ी टेकते हुए इसी ओर आ रही थी। राजू का अंग कांपने लगा, उसका रंग उड़ गया, होठ उसके सूखने लगे। वो भागना चाहता था, लेकिन डर के मारे वो वहीं जम गया था। करीबन 80-90 साल की बुढ़िया, चेहरे पर गहरी गहरी झुर्रियां, एक सदरी पहने हुए उसके पास आई और एक लाल सेब बढ़ाते हुए बोली, ले बेटा। राजू बिना कुछ बोले वहीं बुद्ध बना खड़ा रहा। जब उसने दोबारा कहा, लेना, तब उसने चुपचाप सेब ले लिया और बैग में डाल दिया। उसके सेब ले लेने से वो बुढ़िया बहुत खुश हुई। वो इतनी खुश हुई कि उसकी हंसी से पूरा खंडहर गूंज उठा। तभी राजू ने उससे बाहर जाने का रास्ता पूछा। बाहर जाने का रास्ता? राजू ने सूखे गले से पूछा। तो बुढ़िया ने अपने पीछे आने को इशारा किया। राजू डरते डरते उसके पीछे हो लिया। वो कुछ कदम आगे ही चले थे। अचानक टार्च की रोशनी में राजू की नज़र बुढ़िया के पैरों पर पड़ी। वो पीछे की ओर मुड़े हुए। वो उल्टे थे। राजू का पैर लड़खड़ाने लगा। वो तो रुक गया। राजू के रुकने पर वो बुढ़िया भी रुक गई और छोटे से बच्चे की तरह वो जोर जोर से हंसने लगी। वो वहां से भाग लिया। वो बहुत तेजी से भागा। राजू हाफते हुए भागता रहा। राजू, राजू। दरवाजे के पास जैसे तैसे वो पहुंचा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने देखा तो सामने रवि और पिंकू खड़े हुए थे। वो चिल्लाया, रवि, पिंकू। उन्हें देखकर उसके जान में जान आई। वो चौखट पर ही बेहोश हो गया। बहादुर होना एक बात है, लेकिन उन आत्माओं के आगे दिलेरी दिखाना बेवकूफ़ी है। घर पहुंचने तक राजू को हादसा भुलाए नहीं भूल रहा था। वो सब जो कुछ घंटे पहले हुआ था उसे सपने जैसा लग रहा था। एक ऐसा सपना जिसे देखते देखते हम छटपटाने लगते हैं, झटके महसूस करते हैं, फिर भी हम नींद से जाग नहीं पाते। एकदम स्लीप पैरालिसिस की तरह, जैसे हमें स्लीप पैरालिसिस के झटके लगते हैं।
बिल्कुल उसी तरह उसके घर पहुंचने पर उसकी माँ ने पूछा, मेरा बच्चा, चेहरा क्यों लाल रखा है, क्या हुआ? माँ जो पेट से थी वो चौखट के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसके पास आई। राजू घबराया हुआ था। उसे पता था कि अगर उसने ये बात माँ को बताई तो बहुत डांट पड़ेगी। कुछ कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ, राजू ने कहा और माँ के पेट को छू कर बोला, आप दोनों भी आराम करो, ठीक है? माँ मुस्कुरा कर बोली, अभी तो मुझे रसोई में काम है, कल तेरे पिताजी भी शहर से आ जाएंगे, उनके लिए मीठा भी बनाना है। राजू कमरे में चला गया। उसे वही सारी डरावनी चीजें याद आ रही थी। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। वो कुछ देर बाद रसोई में आ गया। माँ चूल्हे के पास बैठी कुछ बना रही थी। कुछ देर बाद वो अंदर गईं और वापस आईं तो उनके हाथ में एक प्लेट में सेब के कुछ टुकड़े कटे हुए। तेरे बस्ते में ये सेब मिला था, ले खा ले। सेब? सेब? राजू उठ खड़ा हुआ। उसे याद आया कि वो सेब उसी बुढ़िया का दिया हुआ है जो वो बस्ते में भूल गया था। माँ तुमने खाया तो नहीं? माँ वो हड़बड़ाते हुए बोला। बताओ माँ, बताओ। हाँ, एक टुकड़ा खाया तो था, वो बोली। क्यों, क्या हुआ? राजू ने सिर पकड़ लिया और बुदबुदाने लगा, नहीं खाना था माँ, नहीं खाना था। वो रात राजू और उसके परिवार के लिए आखिरी सुकून भरी रात थी, क्योंकि उसके बाद जो होने वाला था वो इंसानी समझ के परे था। पूर्णिमा का साया उस पर फैल चुका था। राजू अब सोने चला गया। रात 3 बजे एक हंसी ने राजू की नींद तोड़ दी। वो काँप गया। फिर माँ की फिक्र करते हुए वो आधे नींद में बरामदे में गया। वहाँ चिराग की हल्की रोशनी में उसने जो भी देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ बरामदे में बैठे जोर जोर से हंस रही थी। बिल्कुल उसी बूढ़ी औरत की तरह। बिल्कुल उसी बूढ़ी औरत की तरह। रात के बाद से राजू की माँ एकदम बदल सी गई थी। वो अजीब तरह से झुककर चलने लगी थी, जैसे कोई 80 साल की बुढ़िया। माँ, राजू डरते हुए पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। माँ, लेकिन माँ तो बेजान आंखों से राजू की ओर टकटकी लगाए हुए बिना पलक झपकाए राजू की ओर देखती रही। राजू की आंखों में आंसू आ गए। अपनी माँ को इस हालत में देखकर, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? माँ उठो, माँ। तभी उसकी माँ अपने उभरे हुए पेट पर हाथ फेरने लगी। माँ उठो ना माँ, पेट में गुड़िया है ना, इसके लिए तो खाना खा लो।
गुड़िया, माँ ने इस बार कहा और सर घुमाकर राजू की आंखों में देखते हुए फुसफुसाई, तेरी गुड़िया तो मैं खा गई। तेरी गुड़िया तो मैं खा गई। राजू घबराकर पीछे लड़खड़ा गया। पूरा बदन उसका कपकपाने लगा। उसकी माँ अब बदल चुकी थी और जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, तेरी गुड़िया को तो मैं खा गई। माँ को इस हालत में देखकर राजू अंदर तक कांप गया। आंगन में आसमान में चांद चमकता दिख रहा था, पर कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। तभी उसकी माँ उसकी तरफ बढ़ने लगी। राजू घबराकर कमरे की तरफ भागा और दरवाजा बंद करके सांस लेने लगा। वो अफसोस किए जा रहा था कि काश कि उस डरावने मकान में ना जाता, लेकिन अब तो बहुत ही देर हो चुकी थी, बहुत ही देर। अचानक छत से बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगी। उसने खिड़की से देखा तो माँ वहाँ नहीं थी। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दरवाज़ा खोला। माँ कहाँ हो माँ? वो चिल्लाते हुए छत पर गया। वहाँ पर उसने देखा कि उसकी माँ का चेहरा और हाथ खून से सने हुए थे। वो पलटी और राजू को देखकर मुस्कुराई। फिर माँ ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बिल्ली की लाश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा, खाएगा? राजू वहीं बेहोश हो गया। रात को चांद अभी भी बादलों से लुका छिपी खेल रहा था। राजू को होश आया तो उसने खुद को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो नींद में था या सच में उसकी आँख खुल गई। उसने अपने चारों ओर देखा तो माँ को अपने पलंग के किनारे बैठा हुआ पाया। वो बहुत शांत लग रही थी। तभी वो सोचने लगा कि वो सब क्या सपना था, कि जो भूत माँ के अंदर था वो निकल गया था क्या? लेकिन जो भी हो, माँ को शांत देखकर अब उसे तसल्ली मिली। माँ पता है अभी मैंने क्या देखा? ये इतना वो कह ही रहा था कि माँ उठकर चलने लगी। वो कहते कहते रुक गया। माँ बाहर को चली गई। उसने आवाज़ दी मगर उसने अनसुनी कर दी। वो बिस्तर से उठकर माँ के पीछे दौड़ा। आंगन का चिराग बुझ गया। माँ वो आवाज़ देते हुए आंगन में पहुंचा तो उसने जो देखा वो देखकर वो कांप गया। आंगन के बीचों बीच वही सेब का पेड़ उगाया हुआ था जो उसने उस बुढ़िया के घर में देखा था। उस पेड़ पर वही लाल लाल सुर्ख ताजे सेब थे। तभी उसकी नज़र किचन में पड़ी तो उसने देखा कि उसकी माँ एक हाथ से मिट्टी का तेल खुद पर उड़ेल रही थी और दूसरे हाथ से अपना पेट सहलाते हुए वो कुछ गुनगुना रही थी।
माँ रुक जाओ, माँ रुक जाओ। वो रसोई की तरफ भागा। उसका कलेजा जैसे उसके हलक में आ गया था। रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन देखते ही देखते माँ आग की लपटों में गुनगुनाते हुए जलने लगी। उसकी बालों में लपटें थीं, खालें उधड़ने लगी थीं, लेकिन वो गुनगुनाए जा रही थी। माँ। राजू जोर से चीखा और खुद को कमरे के बिस्तर पर पाया। वो बुरी तरह से हाफ रहा था। क्या हुआ राजू बेटा, क्या हुआ? सपना देखा क्या? सिरहाने बाबा बैठे थे जो उसका सिर सहला रहे थे। उन्होंने उसको बताया, राजू को बताया कि वो रात में ही घर पर लौट आए थे और राजू उन्हें छत पर बेहोश मिला था। राजू ने खिड़की से झांका तो माँ कमरे में सो रही थी। तब जाकर उसकी जान में जान आई। तभी उसे याद आया कि उसके दोस्त पिंकू ने कहा था कि पूर्णिमा की चुड़ैल लें। पूर्णिमा की डायनें झूठ को सच की तरह दिखाकर उलझा देती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो सपने में देख रहा था वो सपना नहीं, हकीकत है। राजू बहुत ही परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सुबह 6 बज रहे थे। पास के मंदिर की घंटियों से आवाजें आ रही थीं। राजू घर से निकलकर पिंकू से मिलने निकल पड़ा। इस चक्रव्यूह से सिर्फ उसे वही बचा सकता था। सुबह सुबह राजू और पिंकू उसी क्रिकेट ग्राउंड पर मिलते थे। कैसे हो राजू, ठीक है ना यार, कैसे हो? राजू ने बोलना शुरू किया तो उसका गला भर उठा। पिंकू उसके बगल जाकर बैठा। यार तू सही कह रहा था, उस घर में नहीं जाना चाहिए था। घर में बहुत अजीबो-गरीबो चीजें हो रही हैं। माँ एकदम से बदल गई हैं और पता नहीं चल रहा है कि क्या सच है और क्या सपना। हमने तो मना किया था, पिंकू बोला। कहा था ना तुमसे कि डायने लोगों को सपने और सच में उलझा देती हैं, उनके साथ छल करती हैं और उन्हें काबू कर लेती हैं। मगर अब मैं क्या करूं? राजू ने बेचैन होकर पूछा। इससे कोई बचने का तरीका नहीं है दोस्त। तभी पिंकू ने कहा, लेकिन हाँ तेरे बाबा तो शहर से लौट आए हैं ना, तो उनसे कुछ क्यों नहीं कहता तू? उनसे बता, शायद वो खुश करें। राजू पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि बाबा उसके पूरे घटनाक्रम को झूठ मानेंगे। उन्हें वो सब कुछ एक डरावनी कहानी जैसा लगेगा। उन्हें समझा पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ये मुश्किल काम अब करना था। राजू घर पर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा था। बाबा माँ के साथ इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? तभी उसने कुछ सोचा और उसके हाथ पांव फूल गए। वो भागा और पीछे की खिड़की की तरफ से अंदर चढ़ने लगा। अंदर जाकर पूरे घर में वो माँ को ढूंढने लगा। माँ। वो चिल्लाते हुए छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि छत के किनारे नंगे पैर बाल खोले माँ खड़ी थी। उसने अपने हाथ फैला रखे थे। वो एक टक नीचे देख रही थी। राजू ने बिना आवाज किए माँ की तरफ बढ़ना चाहा। आ गया मेरा राजा बेटा, माँ बिना पलटे बोली।
फिर पलटकर मुस्कुराने लगी। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को इस हालत में देखा नहीं जा रहा था राजू से। वो धीरे धीरे माँ की तरफ बढ़ते हुए उन्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करने लगा। माँ चलो ना माँ, रसोई में चलते हैं, कुछ बना दो ना मेरे लिए, भूख लगी है। माँ लो मेरा हाथ पकड़ लो माँ। लेकिन माँ ने अपने उभरे हुए पेट पर आखिरी बार हाथ फेरा और उदास आंखों से राजू को अलविदा कह दिया। फिर माँ छत से कूद गई। नहीं नहीं माँ, नहीं नहीं। राजू पागलों की तरह अपनी माँ की लाश को देखता रह गया। आंगन में फिर से वही सेब का पेड़ दिखाई दे रहा था। पूरा आंगन खून से भर चुका था। लेकिन इस बार पेड़ पर 2 नहीं 3 उल्लू थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। पूर्णिमा की रात।